तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारतीय नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप। इसका कानूनी ढांचा बाहर से देखने में किसी भूल भुलैया जैसा लग सकता है, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन बेहद क्लियर और स्ट्रक्चर्ड हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल नोट्स के जरिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में डीकोड करेंगे। ट्रस्ट मी, एक बार जब हम इन फैक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो इसकी हर एक डिटेल आसानी से याद हो जाएगी। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, भारतीय नागरिक आखिर होता कौन है। दूसरा, नागरिकता मिलती कैसे है। तीसरा, यह खितीन या छीन कैसे सकती है। चौथा, ओसीआई कार्ड धारक कौन होते हैं। और आखिर में 2019 का संशोधन अधिनियम यानी CAA। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। भारतीय नागरिक होने का मूल मतलब आखिर है क्या? दरअसल नागरिकता किसी कागज के टुकड़े से कहीं ज्यादा एक मेंबरशिप है। सोर्स मटेरियल कहता है कि सिटीजन वो व्यक्ति है जिसे एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की पूरी सदस्यता यानी फुल मेंबरशिप मिली हुई है। इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ यह है कि उस व्यक्ति को देश के सभी कानूनी और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। यह सिस्टम में पूरी तरह से और अधिकारित रूप से शामिल होने का एक कानूनी दर्जा है। अब अगर कानून के आईने से देखें तो जो लोग नागरिक नहीं हैं, जिन्हें कानूनी भाषा में एलियंस कहा जाता है, उन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है फ्रेंडली स्टेट से और दूसरे एनिमी स्टेट से। ये एक बहुत ही छोटी सी लेकिन काफ़ी अहम कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि आपातकालीन स्थितियों में या आम दिनों में भी किसे कितने अधिकार मिलेंगे, ये काफ़ी हद तक इसी पर निर्भर करता है। तो इस VIP मेंबरशिप का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो हैं कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों के लिए ही रिजर्व हैं, जैसे आर्टिकल 15 जो किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है और आर्टिकल 16 जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबरी का मौका देता है। इसके अलावा आर्टिकल 19(1) में दी गई 6 आज़ादियां, आर्टिकल 29 और 30 के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और हाँ, आर्टिकल 326 के तहत वोट देने का ताकतवर अधिकार। यहां तक कि देश के बड़े संवैधानिक पदों पर बैठने का हक भी सिर्फ सिटीजन्स के पास ही होता है। अगर हम इन ओरिजिनल हैंड रिटन नोट्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि कितनी सफाई से इन विशेष संवैधानिक अधिकारों को एक ही जगह मैप कर दिया गया है। ऐसे स्ट्रक्चर्ड नोट्स की यही खासियत है, ये जटिल कानूनी भाषा को सीधे दिमाग में बैठने वाले पॉइंट्स में बदल देते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। एक आम व्यक्ति इस शक्तिशाली कानूनी दर्जे को यानी नागरिकता को आखिर प्राप्त कैसे करता है? जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को, तब कुछ बुनियादी नियम बनाए गए थे। आर्टिकल 5 के तहत डोमिसाइल यानी मूल निवास के आधार पर नागरिकता तय हुई थी, और आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए थे। यहाँ कुछ काफी सख्त कट ऑफ डेट्स थीं जिन्होंने उस वक्त के नागरिकता ढांचे की शुरुआती नींव रखी। लेकिन आज के कानून की बात करें तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक नागरिकता पाने के 5 मुख्य तरीके हैं। पहला, जन्म से, जिसे जस सोली भी कहते हैं। दूसरा, डिसेंट या वंश के आधार पर। तीसरा, रजिस्ट्रेशन के जरिए। चौथा, नेचुरलाइजेशन से। और पांचवां, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल हो जाए। आज के वक्त में यही 5 रास्ते नागरिकता का मूल आधार हैं। यहां ध्यान देने लायक एक बेहद अहम नंबर है 12। स्टैंडर्ड नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया आसान नहीं है। इसमें किसी भी व्यक्ति को लगातार 12 साल भारत में रहना अनिवार्य होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक शर्त यह भी है कि हर कैलेंडर साल में कम से कम 90 दिन भारत में बिताने ही होंगे। ये याद रखने जैसा एक काफी स्ट्रिक्ट रूल है। तीसरा हिस्सा, भारतीय नागरिकता का समाप्त होना या खोना। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी नियम क्लियर कर लेते हैं। भारत में डुअल सिटीजनशिप यानी एक ही समय पर भारत और किसी दूसरे देश की नागरिकता रखना पूरी तरह से वर्जित है। इसे खोने के 3 मुख्य कानूनी रास्ते हैं। पहला है रिनंसिएशन, जिसका अर्थ है पूरी तरह अपनी मर्जी से भारतीय नागरिकता छोड़ देना। दूसरा है टर्मिनेशन। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। और तीसरा और सबसे गंभीर रास्ता है डेप्रिवेशन। यहां भारत सरकार किसी आदेश द्वारा कानूनी रूप से नागरिकता छीन सकती है। इन तीनों तरीकों में वॉलंटरी और ऑटोमेटिक का यह अंतर काफी बारीक और महत्वपूर्ण है। डेप्रिवेशन की बात करें तो सरकार के पास नागरिकता छीने के सख्त कानूनी आधार होते हैं, जिसे इन नोट्स में काफी बारीकी से पॉइंट आउट किया गया है। क्योंकि सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेना एक काफी बड़ा और गंभीर कदम है, इसलिए इसके नियम कानून के दायरे में बेहद स्ट्रिक्टली परिभाषित होते हैं।
तो ये आधार आखिर हैं क्या? इनमें शामिल है धोखाधड़ी से नागरिकता पाना या अहम तथ्यों को जानबूझकर छुपाना। अगर नागरिकता पाने के शुरुआती 5 साल के भीतर उस व्यक्ति को किसी जुर्म में 2 साल की सजा हो जाए, या युद्ध के दौरान दुश्मन देश के साथ गैर कानूनी संचार किया गया हो, तब नागरिकता छीनी जा सकती है। एक और अहम नियम है लगातार 7 साल तक बिना सरकार को बताए भारत से बाहर रहना। इस पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार एक कमेटी बनाती है और इसका प्रमुख एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास कम से कम 10 साल का न्यायिक यानी जुडिशियल अनुभव हो। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। ये एक काफी आधुनिक और चर्चित श्रेणी है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी OCI। भारत में इस OCI स्कीम का विकास अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ है। 2003 में इसकी शुरुआत सिर्फ 16 चुने हुए देशों में रहने वाले पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIOs के लिए हुई थी। फिर 2005 में इसका विस्तार हुआ और इसमें पूरी दुनिया के PIOs और OCIs को शामिल कर लिया गया। और उसके बाद 2015 में एक बड़ा बदलाव आया, जहां PIO और OCI कार्ड स्कीम्स को एक साथ मर्ज कर दिया गया, जिससे आज का ये आसान और संपूर्ण सिस्टम सामने आया। अब सवाल यह है कि एक OCI कार्ड होल्डर को आखिर क्या अधिकार मिलते हैं? देखिए, आर्थिक आज़ादी तो मिलती है, जैसे बिना वीज़ा के भारत आना, नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी खरीदना और यहाँ के प्रोजेक्ट्स में सीधे इन्वेस्ट करना। लेकिन उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिले हैं। वो ना तो वोट दे सकते हैं और ना ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे नोटिफाइड देशों के नागरिक इस OCI कैटेगरी के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। और अब हम आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, द 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA। यहाँ हम स्ट्रिक्टली सोर्स नोट्स में दिए गए तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल प्रावधानों पर ही फोकस करेंगे। इन नोट्स के मुताबिक इस 2019 एक्ट का प्रमुख प्रावधान 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न यानी रिलीजियस परसिक्यूशन का सामना करके आए 6 समुदायों के लिए नागरिकता प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक करना है। ये 6 समुदाय हैं हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी। इस पूरे कानून के लिए एक बहुत ही क्लियर कट ऑफ डेट तय की गई है, 31 दिसंबर 2014। यही इस कानून का भौगोलिक और जनसंख्याकिक आधार है। इस कानून का सबसे बड़ा बदलाव एक आंकड़ा है और वो आंकड़ा है 6। इन निर्दिष्ट श्रेणियों के लोगों के लिए नेचुरलाइजेशन की टाइमलाइन को 12 साल से घटाकर फास्ट ट्रैक करके सीधे 6 साल कर दिया गया है। याद है, पहले हमने 12 साल वाला स्टैंडर्ड नियम देखा था। ये उसके मुकाबले एक काफी बड़ा और विशेष कानूनी बदलाव है। चलिए अब इन नोट्स के आखिरी हिस्से पर ध्यान देते हैं। इस डॉक्यूमेंट के एंड में एक काफी अहम पॉइंट लिखा है और वो है इस कानून के ज्योग्राफिक एग्जेम्पशंस, यानी किन जगहों पर ये CAA लागू नहीं होगा। नोट्स में ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि CAA 2019 असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज यानी जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होता। इसके अलावा ये पूरा कानून अरुणाचल प्रदेश राज्य पर भी लागू नहीं होता। ये एग्जेम्पशंस साफ दिखाते हैं कि ये कानून बनाते वक्त देश की भौगोलिक और जनजातीय सीमाओं का ध्यान रखा गया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारतीय नागरिकता का ये ढांचा कितना विस्तृत और गतिशील है। ये कानून पत्थर की लकीर नहीं बल्कि समय के साथ बदलते रहते हैं, जिससे हमारे सामने एक आखिरी और गहरा सवाल आता है। जब नागरिकता यानी देश के प्रति इस मेंबरशिप की परिभाषा समय और नए नियमों के साथ लगातार बदलती रहती है, तो वो आगे चलकर पूरे राष्ट्र की पहचान और भविष्य को किस तरह आकार देगी। उम्मीद है कि इन स्ट्रक्चर्ड नोट्स ने इस कॉम्प्लेक्स कानूनी विषय को थोड़ा आसान और याद रखने लायक बना दिया होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।